नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। फिर से मैं आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में से आपको बोला था कि अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से एक करदाता की कुल आय के क्षेत्र का कैसे निर्धारण करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन एक जो सेक्शन 5 इनकम टैक्स की जो धारा है, धारा 5, उसमें देखा था कि साधारण निवासी, असाधारण निवासी और एक अनिवासी करदाता की कुल आय के क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए धारा 5 में क्या क्या प्रोविज़न है, किस तरह की आय को उसकी कुल आय के क्षेत्र में किस करदाता की स्थिति में कब कब कौन सी आय को अपन शामिल करेंगे, इसके बारे में जो धारा में लिखा था वो देखा था। अब उसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, एक व्यवहारिक प्रश्न से अपन को उसको सीखते हैं, किस तरह से उसको अपन कोई सवाल आता है तो उसको अपन हल करेंगे। तो उससे पहले कुछ नोटिंग है, ऊपर जो लिखा हुआ है कि एक इस तरह की आय है प्यारे बच्चों, जो अपन को देखना है कि कौन सी आय है वो। देखिए, भारतीय बैंक के साथ बनाई गई NRE विदेशी अनिवासी खाते में पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले, ये कुछ लिखा हुआ है, इसको नोट करके आपको देखना है। PDF में भी आपको मैंने लिंक में सेंड किया हुआ है वीडियो के साथ, तो इसको देखें क्या चीज़ है। ये एक सर्कुलर है प्यारे बच्चों। जो विदेशी जो नागरिक होते हैं, अनिवासी जो होते हैं भारत में, उनको कुछ विशेष प्रकार की एक आय होती है जो पारिश्रमिक के रूप में उनको मिलती है। वो आय उनके एक विशेष खाते में जमा की जाती है। NRI लोगों की जो अकाउंट खोला जाता है, NRE नॉन रेजिडेंट क्या नाम से, विदेशी अनिवासी जो लोग होते हैं, उनका NRE नाम से एक खाता खोला जाता है। उसमें उनका पारिश्रमिक या उनको किसी भी प्रकार की विदेश से कोई आय होती है तो उसको उसमें जमा किया जाता है। अगर किसी विदेशी जहाज पर भारत से संबंधित सेवा के लिए भारतीय बैंक के साथ बनाए NRE खाते में गैर निवासी नाविक द्वारा प्राप्त वेतन के माध्यम से आय को कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोविज़न है, आपको ध्यान में रखना है। इस तरह की आय किसी अनिवासी करदाता की है भारत में तो उसकी कुल आय में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए, एक निवासीय करदाता की जो पूरी आपको तीनों तरह के, एक साधारण निवासी, एक असाधारण निवासी जो हैं, उनकी किस तरह से आय में उसको शामिल करेंगे अपन, देख सकते हो आप। ये जो तीनों करदाता होंगे आपके, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और गैर निवासी यानी कि अनिवासी, इसकी कौन कौन सी आय पे कर लगाना है वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा बहुत अपन ने प्रोविजंस के माध्यम से भी देखा था, बहुत सिंपल प्रोविज़न थे और उनको मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया था। देखिए, पिछले गत वर्ष के दौरान भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय निवासी करदाता के लिए, जो साधारण निवासी होगा उसके लिए टैक्सेबल होगा। मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में भी कि ये जो बंदा होगा, ये आपका, इसकी कोई भी आय हो वो भारत में टैक्सेबल होगी। इसके लिए तो सभी पे टिक करना है आपको। उसकी सारी आय, चाहे विदेश में इसने प्राप्त की है, चाहे इंडिया में इसने प्राप्त की है, इसकी जितनी भी आय होंगी वो भारत में टैक्सेबल होंगी। आपको प्रोविजंस जो याद करने हैं थोड़ा सा, इसके लिए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसकी सिर्फ वही आय भारत में टैक्सेबल होंगी जो भारत में कमाई गई है और भारत में इसने प्राप्त की है, तो भारत में टैक्सेबल होंगी। पर कोई ऐसा व्यवसाय जो विदेश में इसने किया है, असाधारण निवासी ने विदेश में कोई ऐसा व्यवसाय है जिसका नियंत्रण और प्रबंध भारत से किया जाता है, तो उसकी जो आय होंगी, चाहे वो विदेश में उसने अर्जित की है या विदेश में प्राप्त की है, तो उसके टैक्सेबल कहाँ पर होंगी, भारत में होंगी। जैसा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, पिछले गत वर्ष के दौरान भारत में, या अगर कोई ऐसी आय भारत में उपार्जित की गई है, प्राप्त की गई है या मानी गई है किसी भी कंडीशन में, तो इन तीनों के लिए वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। ये देखिए, ये टैक्सेबल हो जाएंगे, आप देख सकते हो इनको। ये किसी भी स्थिति में हो, अगर भारत में प्राप्त की गई है या प्राप्त मानी गई है और अर्जित की गई है या अर्जित की हुई मानी गई है, तो तीनों के लिए ऐसी आय क्या होंगी, भारत में टैक्सेबल होंगी। ये देखिए, बस जो लास्ट में जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि भारत के बाहर वाली आय तीनों करदाता हैं। तीनों में से अगर साधारण निवासी है तो उसके लिए तो टैक्सेबल होगी इंडिया में। अगर उसने भारत के बाहर उपार्जित की है या उपार्जित की हुई मानी गई है, किसी भी व्यवसाय से उसकी आय संबंधित है, अगर वो साधारण निवासी है तो भारत में टैक्सेबल होगी। भारत में प्राप्त या लाई गई ना हो, अब भारत में हो सकता है उस आय को लाया गया हो या ना लाया गया हो, तब भी वो क्या होगी, टैक्सेबल होंगी। तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि जो आपका जो असाधारण निवासी जो करदाता है, उसके देखिए, अगर उसने किसी ऐसे व्यवसाय से कमाई है ये आय, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, इसके लिए छोटा सा प्रोविज़न आपको ये ध्यान में रखना है, किसी ऐसे व्यवसाय से या ऐसे पैसे से उसने आय कमाई है जो
विदेश में स्थित है किंतु उसका प्रबंध नियंत्रण भारत में है तो उसकी आय भारत में टैक्सेबल मानी जाएंगी। गैर निवासी के लिए ये नहीं होंगी। अगर उसका प्रबंध नियंत्रण भारत से भी किया जाता है और क्या नाम से भारत के बाहर उपार्जित है, प्रबंध नियंत्रण उसका बाहर स्थित है, तो ऐसी आय अनिवासी करदाता के लिए टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या है। इस क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। मिस्टर अनिरुद्ध हैं जो 31/3/2020 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नांकित विवरणों से उनकी क्या नाम से कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कुल आय की गणना अपन को करनी है। तीनों ही कंडीशन में, निवासी मान के साधारण निवासी, निवासी किंतु असाधारण निवासी और गैर निवासी, उसकी कुछ आय आपको दी गई है, कुछ इनकम्स उसके बताए गए हैं इस उदाहरण में। अब आपको उसकी साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी की स्थिति में उसकी कौन सी आय किस में शामिल की जाएंगी, टैक्सेबल होंगी कि नहीं होंगी, वो अपने को इस वीडियो में देखना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो अपन इसको देखते हैं। अपन एक इस तरह से टेबल बनाएंगे जिसमें एक तो होगा आपका विवरण वाला पर्टिकुलर वाला कॉलम, जिसमें अपनी जितनी भी उसकी आय होंगी उसको लिखेंगे। एक कॉलम आप निवासी साधारण निवासी के नाम से बनाओगे, दूसरा जो होगा आपका निवासी किंतु असाधारण निवासी, और तीसरा होगा आपका अनिवासी के लिए। तो अब देखिए कुछ आय जो इसने बताई गई हैं वो क्या क्या हैं। एक आय जो थी भारतीय कंपनी अंशों के विक्रय से जर्मनी में प्राप्त लाभ। भारतीय कंपनी थी, यानी कि अब भारतीय कंपनी, तो इसका प्रबंध नियंत्रण कहाँ से होगा, भारत से ही होगा। इस कंपनी के कुछ अंश बेचे हैं अनिरुद्ध ने, जर्मनी में प्राप्त लाभ, अंश हैं और जर्मनी में प्राप्त लाभ, ये लाभ जो है विदेश में प्राप्त हुआ है, भारतीय कंपनी है। तो देखिए निवासी होगा, साधारण निवासी होगा तो भारत में ही टैक्सेबल होंगी ये आय। ये देखिए भारत में ही इसका आय को टैक्सेबल करना है। अगर असाधारण निवासी होगा तब भी ये आय क्या होंगी, भारत में ही टैक्सेबल होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक भारतीय कंपनी है, इसका प्रबंध नियंत्रण कहाँ से किया जाता है, भारत से किया जाता है, तो ये टैक्सेबल होगी। अनिवासी है, अनिवासी की स्थिति में भी ये आय क्या होंगी, इसी के भारत में इस पर टैक्स लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि ये भारतीय कंपनी है, भारत से इसका प्रबंध नियंत्रण किया जाता है। ये आय भले ही उसने विदेश में अर्जित की है या प्राप्त की गई है, प्रबंध नियंत्रण कहाँ से हो रहा है, भारत से हो रहा है, यानी कि ये आय उसकी भारत से कमाई हुई मानी जाएंगी, तो यहाँ पर इसमें टैक्स लगाया जाएगा। दूसरी जो है आपकी जापानी कंपनी से जापान में प्राप्त लाभांश। अब ये जो आय है ये वाली, ये एक निवासी साधारण निवासी जो होगा उसके लिए तो इंडिया में टैक्सेबल होगा, क्योंकि कोई सी भी आय हो एक साधारण निवासी की, वो तो इंडिया में टैक्सेबल करनी है। अब असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए भारत में इसमें टैक्स नहीं लगेगा। असाधारण निवासी हो जाता है इंडिया में अगर मिस्टर अनिरुद्ध, या अनिवासी होता है तो ये आय उस पर टैक्सेबल इंडिया में नहीं होंगी। वैसे तो जो कंपनी से अगर लाभांश प्राप्त होता है तो उसकी एक लिमिट बना रखी है कंपनियों के लिए कि इतनी आय तक जो लाभांश होगा वो कर मुक्त रखा जाएगा, वैसे ही ये शामिल नहीं होगा टैक्सेबल इनकम में। बट अपने को कुल आय कैलकुलेट करनी है, तो कुल आय में तो जापान से अगर प्राप्त होता है तो ये विदेश से प्राप्त आय है, निवासी साधारण निवासी है तो टैक्सेबल होंगी, अनिवासी होगा तो उसकी कुल आय में अपने को शामिल नहीं करना, जैसा कि यहाँ पर है। असाधारण निवासी है तो देखिए असाधारण निवासी के लिए मैंने क्या बोला था कि ऐसा व्यवसाय जिसका प्रबंध नियंत्रण अगर भारत से होता है तभी आपको उसकी आय को उसकी शामिल में करना है, चाहे वो विदेश से उसने प्राप्त की है, ठीक है। बट ये देखिए जापान में ही वो कंपनी है जापानी, तो उसका प्रबंध नियंत्रण भी कहाँ से होगा, जापान से। तो ये कुल मिला के कहाँ से इनकम हो गई इसकी, विदेशों से प्राप्त हुई है, और असाधारण निवासी है तो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होंगी, ठीक है, क्लियर है। तो अब दूसरी स्थिति में आ जाइए, लंदन स्थित मकान संपत्ति से, लंदन स्थित मकान संपत्ति से किराया जिसे लंदन स्थित बैंक में जमा करा दिया गया है। अब ये लंदन में विदेश से प्राप्त आय है और विदेश में ही प्राप्त समझी गई है, तो साधारण निवासी जो होगा इसके लिए नोट लगा हुआ है, ये माना गया है कि संपत्ति प्राप्त किराया की सकल वार्षिक मूल्य है, अतः धारा 24 के अधीन 30% की मान्य कटौती घटाई गई है और शुद्ध आय जिसे खाते में निवासी या सामान्य निवासी की कुल गणना के लिए किया जाता है। ये देखिए इसने मकान संपत्ति के अंतर्गत अब ये आय तो जो है 52,500 रुपये, साधारण निवासी तो कुछ भी हो, उसकी तो कोई सी भी आय हो तो वो उसमें टैक्स लगाया जाएगा। असाधारण निवासी हो जाता है, विदेश से प्राप्त है, विदेश में ही प्राप्त समझी गई है, भारत से किसी भी तरह का कोई प्रबंध नियंत्रण नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ये आय शामिल नहीं होंगी, ठीक है। आरपी लिमिटेड भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश। आरपी लिमिटेड, अब मैंने पहले बोला कि प्राप्त लाभांश जो होता है, इसमें शायद वर्किंग नोट्स भी आपको दे रखा होगा नीचे, आप पीडीएफ में ज़रूर पढ़ना उसको,
कि कंपनी से अगर कोई लाभांश प्राप्त होता है, भारतीय कंपनी से प्राप्त हो चाहे विदेश कंपनी से प्राप्त हो, तो उसके लिए एक प्रोविज़न बना रखा है कि 10 लाख रुपए तक का जो लाभांश प्राप्त होता है उस पर कोई किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो वैसे ही यह टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगा, बट कुल आय में ज़रूर इसको शामिल किया जाएगा। कर मुक्त मान के फिर उसको घटाया जाएगा, बट उसको कुल आय में ज़रूर उसमें शामिल करना है। तो भारतीय कंपनी से लाभांश प्राप्त होगा, तो यहाँ पर इसलिए इसको नहीं दिखाया है क्योंकि ये कर मुक्त है। वैसे तो कुल आय में ज़रूर इसको शामिल करना है, पर ये देखिए यहाँ पर इसने शामिल नहीं किया है। यहाँ पर कुल आय की गणना में ही इसने इसको शामिल नहीं किया। तो जो है आपका इसमें वैसे तो जो लाभांश मिलेगा वो उसकी आय है, पर यहाँ पर टैक्सेबल आय के लिए कैलकुलेशन करवाता है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। तो इसका एक वर्किंग नोट भी शायद मुझे जहाँ तक है इसमें मेंशन ज़रूर किया होगा। देखिए लगा हुआ है नोट 2, ये देखिए आप नोट देख सकते हो, इसने बाकायदा नोट भी दिया है। जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि धारा 1034 के अधीन भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश 10 लाख रुपए तक कर मुक्त है। ये देखिए ये 10 लाख रुपए तक कर मुक्त है। नीचे देखिए गुजरात स्थित कृषि भूमि से आय के लिए भी इन्होंने नोट दिया है। अधीन कृषि आय 10(1) के तहत जो कृषि आय होती है वो कर मुक्त मानी गई है, तो इसलिए इसने यहाँ पर इसको शामिल नहीं किया गया है तीनों ही करदाताओं की स्थिति में। तो मिस्टर अनिरुद्ध की ये जो कुछ आय हैं, कुछ को तो इस स्थिति में टैक्सेबल मान के इसकी कुल आय में शामिल किया गया है, और चूंकि लाभांश और कृषि आय भारत में कर मुक्त मानी गई है सेक्शन 1034 और 10(1) के तहत, तो इनको इनकी करदाता की कुल आय में शामिल नहीं किया गया। तो ये इस तरह से इसकी कुल आय डिसाइड होती है। ठीक है, विदेश से अर्जित और विदेशों से प्राप्त आय है, प्रबंध नियंत्रण अगर भारत से किया जाता है तो वो देखिए साधारण निवासी के लिए तो टैक्सेबल होंगी हर स्थिति में। असाधारण के लिए ऐसा व्यवसाय या प्रबंध नियंत्रण जिसका भारत से ही प्रबंध नियंत्रण होता है, ऐसी आय अगर वो विदेश से कमाता है तो उसकी आय भारत में टैक्सेबल मानी जाएंगी। अनिवासी के लिए तो जो भारत में प्राप्त की गई है या प्राप्त समझी गई है वही आय सिर्फ भारत में टैक्सेबल मानी जाएंगी। तो इस उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर आप इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी कर लेते हो प्रैक्टिस, तो ये मैटर ही आपके क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है साधारण निवासी के लिए कौन सी आय को शामिल करना है, और असाधारण निवासी के लिए कौन सी आय को शामिल करना है, और अनिवासी के लिए कौन सी आय शामिल करना है। बट आपको आय की नेचर पता होनी चाहिए कि भारत से कमाई गई है या विदेश से कमाई गई है, और एक निवासी स्थिति की स्थिति में साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है और अनिवासी है कोई करदाता, तो कौन कौन सी आय अपने को शामिल करनी है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया है। और ये वीडियो मुझे जहाँ तक है इस टॉपिक को कवर करता है पूरा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कर मुक्त आयों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आय को कर मुक्त माना गया है, करदाता की कुल आय में उनको शामिल नहीं किया जाता है। अपन नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में एक नया लेसन है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक ये टॉपिक कवर होता है। मैंने जैसा कि बोला था कि 3 या 4 वीडियो में अपन इसको कवर कर लेंगे। लगभग 5-6 वीडियो मैंने बनाए हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वजह से अपने वीडियो लंबे हो गए थे, इस वजह से 4-5 वीडियो में इस टॉपिक को कवर मैंने किया है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो हैव ए गुड डे, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।